स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। मोदी को हटाने के लिए कांग्रेस ने अब एक नया शब्द कॉइन किया है और वो शब्द है 2024 में रिजीम चेंज होगा, सत्ता परिवर्तन होगा। क्या वाकई ऐसे ही होगा या फिर मोदी का ही कमबैक होगा? राहुल की पार्टी चाहती है कि मोदी ने 9 साल में जो कुछ भी किया है सब मिटा दो, सब हटा दो, सब खत्म कर दो। मोदी ने देश को नई संसद दी, विरोधी पुरानी संसद में बैठना चाहते हैं, नई संसद को दम घोटने वाला बताते हैं। राहुल के करीबी जयराम रमेश कहते हैं कि मोदी ने नई संसद बनाकर संविधान को फिर से लिखे बिना ही खत्म कर दिया। कांग्रेस ने भव्य संसद को एक बार फिर मोदी महल, मोदी मल्टीप्लेक्स कहना शुरू कर दिया। राहुल ने राजस्थान जाकर स्कूटी की सवारी कर मोदी पर महिला आरक्षण के बहाने हमला किया। ये एक पूरा पैटर्न है और शनिवार को ऐसे एक नहीं कई पैटर्न देखने को मिले। सबके तार एक दूसरे से जुड़े हैं, विरोधियों के बहाने अलग अलग हैं, लेकिन निशाना एक, प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। मोदी को हटाने वाली, मोदी का नाम मिटाने वाली ये कौन सी पटकथा है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने तो क्या क्या हो जाएगा? अगर मोदी चुनाव हार गए तो विरोधी क्या क्या कर देंगे, क्या क्या बदल देंगे? मोदी के किस विरोधी ने 2024 में रिजीम चेंज की धमकी दी? प्रधानमंत्री के किस सियासी दुश्मन ने 2024 में सत्ता परिवर्तन वाली चेतावनी दी? अगर 24 में मोदी नहीं आए तो क्या विरोधी नई संसद का बहिष्कार कर देंगे? अगर मोदी तीसरी बार जीत के नहीं आए तो क्या विरोधी नई संसद में ताला लगाकर पुरानी संसद में शिफ्ट कर जाएंगे? मोदी के दिमाग में 24/7 काम चल रहा है। विरोधियों के दिमाग में कौन सा गेम प्लान चल रहा है? राहुल के करीबी जयराम रमेश के शब्दों पर गौर कीजिए। अंग्रेजी में लिखा है 2024 में रिजीम चेंज। ये शब्द अक्सर विदेशी एजेंसियां दूसरे देशों की सरकारों को गिराने के लिए इस्तेमाल करती हैं। अब इसी ट्वीट को हिंदी में पढ़िए। क्या लिखा है? लिखा है 2024 में सत्ता परिवर्तन। दोनों ही ट्वीट्स 4 घंटे के अंतराल में हुए हैं। तो क्या 2024 में मोदी को हटाने के लिए कांग्रेस ने विदेशी ताकतों से सांठगांठ कर ली है? और क्या इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी पर नए सिरे से टारगेटेड अटैक शुरू हो गया है? डरो मत वाले कैप्शन के साथ कांग्रेस के इकोसिस्टम ने एक नया प्रपंच शुरू किया है। नफरत की दीवार वाला नया पोस्टर कांग्रेस की ट्विटर टाइमलाइन पर दिखा है। धमकी भरे अंदाज में कांग्रेस की तरफ से मोदी को इशारा दिया गया है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मोदी को डर लग रहा है, मोदी का गला सूख रहा है। विरोधियों ने फिर से यही टेप बजाना शुरू कर दिया है। विदेश में बैठी देश विरोधी ताकतें हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के लिए जिन आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करती हैं, वही शब्द कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट की शोभा बढ़ाता है, अलग अलग टाइमलाइन पर छप जाता है। सबूत आपके सामने है। राहुल राजस्थान पहुंच जाते हैं, स्कूटी पर सवार हो जाते हैं, खूब माहौल बनवाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, वीडियोग्राफी करवाते हैं। बीच सड़क पर स्कूटी दिखती है जिस पर राहुल बैठे होते हैं, मगर राहुल के आगे पीछे दाएं बाएं सिर्फ और सिर्फ कैमरामैन की फौज ही दिखती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये राहुल का कैमरे वाला स्टंट होता है। याद रहे, ये राहुल की पार्टी का वही इकोसिस्टम है जो हर रोज मोदी की फोटो को काट छांट करके सोशल मीडिया पर परोसता रहता है। कांग्रेस मोदी को कैमरा जीवी कहती है, मगर राहुल का ये वीडियो बता रहा है कौन कैमरा जीवी या कैमरा प्रेमी है। राहुल राजस्थान में मोहब्बत की दुकान खोलने जाते हैं, लेकिन उनके दबंग समर्थक असला बारूद लेकर सड़कों पर निकलते हैं। और जब राहुल बोलना शुरू करते हैं तो मोदी को डर लगता है वाला टेप ऑन कर देते हैं। मोदी भारत और इंडिया में झगड़ा कराना चाहते हैं, ये नैरेटिव चलाना शुरू कर देते हैं।
पैनिक होता है, डर लगता है, क्योंकि डर लगता है, डर लगता है कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों, कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता आपके सामने आए, उसके सामने अदानी नाम ले लो, भग जाएगा। अगर इन्होंने कोशिश की भैया इंडिया और भारत के बीच में लड़ाई कराओ। शनिवार को मोदी पर हुए लगातार हमलों का सीक्वेंस ऑफ इवेंट गौर करने वाला है। सुबह सुबह जयराम रमेश ने रेजिम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन की धमकी दी। नई संसद को मोदी मल्टीप्लेक्स, मोदी मैरियट कहकर ताना मारा। जयराम रमेश ने यह तक कहा कि मोदी ने संविधान को फिर से लिखे बिना ही खत्म कर दिया। नए संसद भवन को दर्दनाक और पीड़ादायक बता डाला। और दोपहर बाद जब राहुल कैमरे पर आए तो सबसे पहले संसद के स्पेशल सेशन पर झूठ फैलाया, मनोहर कहानियां सुनाई, फिर महिला आरक्षण बिल पर ओबीसी वाला एक और कार्ड खेला, जातिगत जनगणना वाला शिगुफा छोड़ा। इतना ही नहीं, राहुल की संसद सदस्यता किस वजह से गई उन्होंने ये नहीं बताया, उल्टे मोदी पर आरोप लगाया और ये झूठ तक कह डाला कि नई संसद के कैमरे का फोकस उनके ऊपर नहीं कहीं और ही था। इसके बाद शाम होते होते कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई और उसमें भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर झूठ का अंबार खड़ा कर दिया गया। ये तक कहा गया कि मोदी सरकार इस बिल को 2039 तक लटकाना और भटकाना चाहती है। सिलसिलेवार तरीके से प्रधानमंत्री पर कांग्रेस का अटैक होता रहा, विपक्ष की ओछी राजनीति चलती रही और राहुल नॉनस्टॉप मोदी को बुरा भला कहते गए। बीच बीच में फंबल भी मारा, गहलोत जी, खरगे जी, मैजी वाला टंग ट्विस्टर भी डाला और खुद को ही ट्रोल करवा डाला। ये गहलोत जी ने, खारगे जी ने, मैंने जी, मैंने ये हमने नहीं किया है। कांग्रेस राहुल को जननायक तो कहती है, मगर स्पीच के दौरान कांग्रेस के जननायक जब कोई गलती करते हैं तो बीजेपी वाले टांग खींचने लगते हैं। वैसे लगता है कांग्रेस पार्टी शनिवार सुबह से ही तय करके आई थी कि आज अपनी टांग खिंचवाकर ही दम लेंगे। और इसकी शुरुआत राहुल के करीबी जयराम रमेश के इस ट्वीट से हुई। कुछ घंटों पहले ही जयराम रमेश नई संसद में बैठे दिखे थे। राज्यसभा में बिल्कुल कंफर्टेबल दिख रहे थे, मगर आज उन्हें अचानक नई संसद का रंग रूप पसंद नहीं आया। वो ट्विटर पर आए, लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, नई संसद को एक बार फिर मोदी महल का नाम दिया, नई इमारत में घुटन महसूस होती है, ये तक कहा। और आखिरी लाइन में 24 में सत्ता परिवर्तन वाला टेक्स्ट लिखकर नई संसद के बहाने मोदी को टारगेट करना शुरू कर दिया। इसके बाद तो नई संसद को गाली देने वाले कांग्रेस के नेताओं की लाइन लग गई। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी को ही ले लीजिए, वो खरगे के साथ फ्रंट रो में बैठे थे, मगर कांग्रेस पार्टी ने जो लाइन तय कर दी वो उसी पर चलने लगे। क्या क्या कहा, पहले ये देखिए। नई संसद को फुली एयर कंडीशन क्यों बनाया? मैं 13 घंटे नई संसद में रहा, वहां दम घुटने लगा, बैठने के लिए पीछे कोई सपोर्ट नहीं था। मोदी ने नई संसद को 7 स्टार होटल जैसा बना डाला। मोदी की फुली एयर कंडीशन संसद ने 50 सांसदों को बीमार कर डाला। सोचिए, मोदी से नफरत करने वाला इकोसिस्टम इस हद तक जा सकता है कि वो भव्य दिखने वाले संसद भवन में भी मीन मेख निकालने लगता है। देखिए, इसके बनाने में जल्दबाजी थी। मालूम है मोदी जी 2014 में आ गए, 19 में आ गए, अब 24 में तो आना नहीं। तो चाहते थे उनका एक बन जाए जो इसे कहा जा सके ये मोदी जी ने बनवाया। और जिस तरह जल्दबाजी हुई है कि उसे आपने पहले तो उसका उद्घाटन कर लिया और शुरुआत उसकी पूरा एक सत्र वहीं चला गया। पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हम बटन दबाते रहे, सही बटन आई क्यों नहीं? सर्कुलेशन नहीं होगा तो लोगों की तबीयत खराब हुई और कम से कम 50 सांसदों को मैं जानता हूं कि उसकी एयर कंडीशन की वजह से बीमार पड़े। एक तो भारत जैसे देश में पूरी तरह से पार्लियामेंट हाउस को एयर कंडीशन कर देना
अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक। 13 घंटों में कम वहाँ का वातावरण दमघोटू हो गया था, यानी एयर सर्कुलेशन नहीं था अंदर। उसका जो टेकने का है उसका पूरी तरह से टेढ़ा है, तो आप अगर ज़्यादा देर टेक लगा के उस पर बैठ जाएं तो आपकी पीठ दर्द करने लगी। तो कुल मिला के मोदी जी ज़्यादा प्रभावित है अमेरिका से, तो एक 7 स्टार होटल की तरह से बनाया है। दरअसल कांग्रेस को असली दिक्कत नए संसद भवन से नहीं है, उसे चिढ़ तो इस बात से है कि नई संसद का सपना मोदी की लीडरशिप में साकार हुआ है। जयराम रमेश के ट्वीट के बाद बीजेपी अध्यक्ष ने बहुत तीखा हमला किया और कहा है कि कांग्रेस का माइंडसेट ही एंटी पार्लियामेंट है, आज से नहीं 1975 से ही है। दूसरा हमला केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से हुआ। उन्होंने परिवारवादी पार्टी की सोच पर हमला किया और कहा कि कांग्रेस बदलाव देखना ही नहीं चाहती। वैसे एक फैक्ट यह भी है कि जिन जयराम रमेश को आज नई संसद में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, उन्हीं जयराम रमेश ने 11 साल पहले एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा था कि हमें एक नए संसद भवन की सख्त जरूरत है। मौजूदा संसद भवन बिल्कुल भी फंक्शनल नहीं है और आउटडेटेड, यानी कि पुराना हो चुका है। मतलब साफ है, नए संसद भवन की बुराई तो सिर्फ एक बहाना है। राहुल और कांग्रेस पार्टी का निशाना प्रधानमंत्री मोदी पर है। तो मोटी बात यह है मित्रों कि इनको नई संसद से परेशानी नहीं है, इनको नरेंद्र मोदी से परेशानी है। कोई काम नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं? मुझे गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर कि भारत के इंजीनियर्स, भारत के आर्किटेक्ट, इन सबों ने इतनी कमाल की चीज बनाई है। इसे मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मैरियट कहा जाना चाहिए। क्या मतलब है इसका? भारत की संसद को कांग्रेस पार्टी के मीडिया के प्रमुख ऐसे अपमानित करेंगे? हम समझते हैं उनकी परेशानी दूसरी है कि वहां पर गरुड़ चिन्ह क्यों है, वहां पर हाथी क्यों दिखाया गया है, वहां पर भारत की जो पूरी सांस्कृतिक परंपरा उसकी झलक क्यों दिखाई पड़ती है। उनकी ये परेशानी है। तो नफरत नरेंद्र मोदी जी से है। और देखिए लास्ट में क्या बोलते हैं, 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद नए संसद का भवन का बेहतर उपयोग हो सकेगा। हाँ, मुंगई लाल के हसीन सपने। मतलब जब संसद हम आए तो इसका हम दूसरा उपयोग करेंगे। आप कभी नहीं आएंगे और इस रवैये से तो जनता आपको और रिजेक्ट करेगी। जब समय अहंकार में रहता है कि देश तो हमने चलाया है और देश हम ही चलाएंगे, कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा कहां से आ गई, तो जयराम रमेश जी अब आप कभी नहीं आ पाएंगे। और ऐसा लक्षण है तो जनता आपको और लंबे तक बाहर रखने वाली है। 9 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है और वो इस बात को पचा नहीं पा रही है कि मोदी इतना अच्छा काम कर कैसे लेते हैं। उदाहरण के तौर पर G20 समिट के दौरान मोदी के सामने भारत वाला नेम प्लेट दिखा तो कांग्रेस ने उस पर भी शोर मचाया, ये फैलाया कि मोदी भारत और इंडिया के बीच झगड़ा कराना चाहते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की सुबुगाहट तेज हुई, मीटिंग शुरू हो गई तो कांग्रेस ने यह फैलाना शुरू कर दिया कि मोदी एक देश में एक ही पार्टी का राज स्थापित करना चाहते हैं। मोदी ने संसद का स्पेशल सेशन बुलवाया, महिला आरक्षण पर बड़ा फैसला लेने का हिंट दिया, संसद के दोनों सदनों में सर्वसम्मति से अधिनियम पास करवाया। तो आज राहुल ने यह झूठ फैलाना शुरू कर दिया कि मोदी तो कोई और एजेंडा लेकर आने वाले थे, देश का नाम बदलने वाले थे, लेकिन वो पैनिक में आ गए और महिला आरक्षण बिल लेकर आ गए। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उस दिन नरेंद्र मोदी जी ने स्पेशल सेशन लागू कर दिया। और पहले महिला आरक्षण की बात नहीं थी,
आपको याद होगा, पहले हिंदुस्तान के नाम को बदलने की बात थी, मगर ये इन्होंने पहले नया बहाना बनाया, इंडिया वर्सेस भारत। कोई झगड़ा नहीं इंडिया और भारत के बीच में, मगर इन्होंने कोशिश की भैया इंडिया और भारत के बीच में लड़ाई कराओ। थोड़े दिनों में उनको पता लग गया कि जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, जनता ये बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। प्रॉब्लम हो गई। अब स्पेशल सेशन में क्या करें? स्पेशल सेशन तो अनाउंस कर दिया, अब क्या करें? चलो महिला आरक्षण की बात करते हैं। राजस्थान में राहुल का इतना कहना था कि राहुल की ट्विटर आर्मी माहौल बनाने लगी कि मोदी ने ओबीसी को धोखा दिया। कांग्रेस ने यह भी झूठ फैलाया कि 29 में नहीं 39 तक लागू होगा महिला आरक्षण। कैमरे पर राहुल ने भी यही बात कही, बिना फैक्ट चेक किए ओबीसी वाली वही स्क्रिप्ट पढ़ी जो वो पिछले 3 दिन से रटे जा रहे हैं। संसद टीवी ने कैमरा मेरी तरफ नहीं किया, यही झूठी कहानी परोसे जा रही है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि महिला आरक्षण करने से पहले नए सेंसस की जरूरत है और नए डिलिमिटेशन की जरूरत है। यह सच नहीं है भाइयों और बहनों। महिला आरक्षण को लागू करने के लिए विधानसभा और लोकसभा की 33% सीटें महिलाओं को आज दी जा सकती हैं, मगर इन्होंने बहाना बनाया है। ये चाहते हैं कि महिला आरक्षण 10 साल में लागू हो। हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण आज लागू हो। और ओबीसी महिलाओं को महिला आरक्षण का फायदा मिले। जैसे ही मैंने कास्ट सेंसस की बात शुरू की पार्लियामेंट हाउस में, आप देख लेना, बीजेपी लोग, बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री, एमएलए सब चिल्लाने लगे, मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की। महिलाओं को संवैधानिक तौर पर नियम कानून फॉलो न करते हुए आज की तारीख में रिजर्वेशन देने का शोर वही इंडिया अलायंस वाली पार्टियां मचा रही हैं, जिन्हें तो इस बिल के नाम से ही दिक्कत थी। उन्हें तो इस बात से भी तकलीफ थी कि मोदी ने इस बिल का नाम नारी शक्ति वंदन क्यों रखा, और ये कहने वाली कांग्रेस पार्टी की ही एक सांसद थी। इस कानून का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखा गया है। हालांकि कुछ लोगों को इसमें भी वंदन सबसे परेशानी है। अब माताओं बहनों को वंदन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे जी? ये लोग नहीं समझ पाते कि नारी के वंदन का, उसके सम्मान का अर्थ क्या है। लेकिन हमें इस तरह की नकारात्मक सोच से बचते हुए अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। वैसे मोदी को गाली देकर ताली बजाने वाले ये नहीं जानते कि वो खुद अपना ही नुकसान कर रहे हैं, और जो मोदी को नहीं समझ सकते, मोदी को सुनना नहीं पसंद करते, आज उन्हें G20 समिट के दौरान भारत मंडपम की सुरक्षा में जुटे इंस्पेक्टर सुरेश कुमार और मोदी के बीच की ये बातें सुन लेनी चाहिए। वो समझ जाएंगे कि देश के लिए कुछ कर गुजरने का मोटिवेशन मोदी को कहां से मिलता है। क्या रहा आपका अनुभव इस समय? सर, हम ये ड्यूटी बड़े गर्व के साथ कर रहे थे और हमें बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा था कि हम इतने बड़े प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सर, मेरा एक निजी अनुभव इस समय के दौरान रहा कि दिनांक 9/9 को जब मैं ड्यूटी पर था तो सॉरी सर, मुझे सूचना मिली कि
मेरी माता जी को हार्ट अटैक आने के कारण अचानक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। सर उस समय मैंने अपनी ड्यूटी को जारी रखा। एक मन कह रहा था कि आप माँ के पास जाइए, दूसरा मन कह रहा था नहीं, आप इस देश को गौरव हैं और अपनी ड्यूटी को कंटिन्यू कीजिए। सूरज जी, मैं समझता हूँ कि बहुत ही कठिन पल में आपने मन को संतुलित रखा। ये बड़े ही हिला देने वाले पल होते हैं, लेकिन आपको लगा कि ऐसे समय अगर आप, क्योंकि 9 तारीख यानी वो पहला दिन और बड़ा महत्वपूर्ण काम था, अचानक किसी दूसरे को ड्यूटी भी संभव नहीं थी और आपने इतनी सारी बातों को संभाल लिया। तो सुरेश जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।